मार्वल इट्स डन ब्रो, ऐसा मैं नहीं बोल रहा, ऐसा बोल रही थी पब्लिक पिछले 5 साल से, जब मार्वल का खेल लगभग खत्म ही हो गया था। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एक टाइम पर जहां मार्वल के नाम पर कैप्टन मार्वल जैसी मूवीज भी 1 बिलियन क्रॉस कर जा रही थी, वहां एक ऐसा टाइम भी आया जब उन्हें लिटरली ऑडियंस से माफी मांगनी पड़ी। ये सब जानने के लिए हमें टाइम को थोड़ा रिवाइंड करना पड़ेगा। साल है 2019। मार्वल अपने पीक पर है। चाहे दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, चाहे कोई भी कितना भी बड़ा स्टार हो, कितना बड़ा सेलिब्रिटी हो, हर कोई बस इसी मूवी की बात कर रहा था। I'm dying to watch the Endgame. बहुत अच्छी लगी, मैं बहुत बड़ा फैन हूँ एवेंजर्स का। आउटस्टैंडिंग, दिल लगता है कि मैं जाके फिर से देखूं। मैं बड़ा फैन हूँ आयरन मैन का। हॉलीवुड भी पहली बार ऐसा फिनोमिनन एक्सपीरियंस कर रहा था। कहीं लोग कैप्टन अमेरिका के म्योनिर वाले सीन पर चिल्ला रहे थे, तो कहीं थिएटर्स में आयरन मैन की मौत पर शांति और मौतम छाया हुआ था। लेकिन इससे भी ज्यादा सबके मन में अगर कोई सवाल था तो ये था कि अब इन्फिनिटी सागा के एंड के बाद मार्वल क्या लेकर आ सकता है जो इस मूवी को सरपास कर पाए। लेकिन फिर एक लंबे इंतजार के बाद स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम आई, और इस मूवी ने हमें दिखाया कि कैसे पीटर अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, और वो भी ऐसे टाइम पर जब उसकी लाइफ का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन जा चुका हो। एक्चुअली यही वो रीजन था कि कुछ टाइम तक सबको लग रहा था कि मार्वल ने अभी भी अपनी क्वालिटी नहीं खोई है। लेकिन इसके बाद इसी साल मार्वल ने कुछ शॉकिंग किया, जो था पहली बार एमसीयू में एक शो बनाना। क्योंकि आयरन मैन 1 से लेकर एवेंजर्स एंड गेम तक उन्होंने सिर्फ मूवीज पर ही काम किया था। लेकिन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद आया वांडाविजन नाम का टेलीविजन शो, और ये शो अच्छा खासा चला भी, और ज्यादातर लोगों ने इसे देखा ही होगा क्योंकि इट वाज द फर्स्ट टाइम कि मार्वल एक शो बना रहा था, और शायद ये फर्स्ट टाइम वाली चीज ही थी जिसने इस शो को फ्लॉप नहीं होने दिया। लेकिन फिर भी मार्वल इस टाइम में एक ऐसी गलती कर रहा था जो फ्यूचर में उनके लिए बहुत खतरनाक साबित होने वाली थी, जो था उनका क्वालिटी से ज्यादा क्वांटिटी पर फोकस करना। क्योंकि जहां पहले मार्वल एक साल में 1 या 2 मूवीज ही निकालता था, वहां अब 2021 में स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के बाद वांडाविजन और उनका सेकंड शो द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर भी रिलीज हुआ, जो सैम को एक नए कैप्टन अमेरिका की तरह सेटअप करने का काम कर रहा था। वैसे आज तक मार्वल ये काम कर ही रहा है, अब तो पुराने वाला भी आ गया यार। ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू, ये जब पैसा ला निकला मुझे तू ही ना काला की पहला डिसीजन सुनावला। There were 3 people, they will talk like this. Shut up. लेकिन इस हड़बड़ाहट में भी मार्वल ने फाइनली वो डिलीवर किया, जिसके बारे में आज भी सोचता हूँ तो आंखें भर आती हैं। हमारा सेवियर लोकी का फर्स्ट सीजन, जिसने उस कैरेक्टर की इमेज कंप्लीटली चेंज कर दी हमारे दिमाग में। जहाँ पहले बस उसे एक अपॉर्चुनिस्ट और इविल गॉड की तरह देखा जाता था, वहाँ अब हमें वो पहली बार एक हीरो की तरह देखने को मिला। लेकिन अच्छा टाइम ज्यादा देर तक नहीं चलता, और ये चीज मार्वल ने प्रूव कर दी इस के बाद हमें ब्लैक विडो जैसी बेकार मूवी देकर। मूवी के वीएफएक्स से लेकर मूवी की स्टोरी तक सब कचरा। सबसे बेस्ट बात ही यही थी कि ये खत्म हो गई, और जिसके बाद मूवी तो पिटी ही, लेकिन स्कारलेट जोहानसन जो ब्लैक विडो का रोल प्ले करती हैं, उनका भी मार्वल के साथ उसकी फीस को लेकर लफड़ा हो गया, जिस पर केविन फाइगी ने उन्हें एक ही बात बोली, नाम या दाम? दाम तो दौड़ के आएगा। बट मूवीज में लेगेसी बनाने के बाद मार्वल ने एनिमेशन में भी अपना पैर जमाने की कोशिश की, जिसके नतीजन इसी साल व्हाट इफ नाम की एनिमेटेड सीरीज रिलीज हुई, जिसका फर्स्ट सीजन तो लोगों को काफी पसंद आया, और धीरे धीरे ये भी वीक राइटिंग का शिकार हो गई। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद अब टाइम था एक नए हीरो की एंट्री का। एक हीरो बिल्कुल डिफरेंट कल्चर और हिस्ट्री से बिलोंग करने वाला, एंड इट वाज वन एंड ओनली शैंग-ची। वैसे लोग इस मूवी के लिए कुछ एक्साइटेड नहीं थे, क्योंकि ऑफ कोर्स शैंग-ची कोई बहुत पॉपुलर कॉमिक बुक कैरेक्टर नहीं था, बट स्टिल ये एंड गेम के बाद आई वन ऑफ द बेस्ट एमसीयू मूवी थी। मूवी की स्टोरी और कैरेक्टर से लेकर इसके एक्शन और विजुअल तक सब कुछ नियर परफेक्ट था, और नए हीरोज को लाने के इस एरा में मार्वल ने एक और रिस्क लिया इटर्नल्स मूवी के साथ। एक नई टीम, नए हीरोज, कंप्लीटली डिफरेंट मोटिव्स के साथ। इवन तो इस मूवी के विजुअल्स और एक्शन सीक्वेंसेस भी बहुत ग्रेट थे, बट स्टिल मूवी में प्रॉब्लम्स तो थी। पर हाँ, इतनी नहीं कि इसे कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया जाए। लेकिन ऑडियंस को मार्वल का ये एक्सपेरिमेंट उस टाइम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, जिसने इसे एक डिजास्टर बना दिया। और मार्वल ने भी समझ लिया कि यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स नहीं काम करने वाले। जैसा कि मैंने कहा कि मार्वल इस टाइम बहुत स्पीड से सब कुछ कर रहा था, और ये इफेक्ट हमें दिखाई भी दिया, जहाँ ऑलरेडी 2 मूवीज के बाद
इसी साल इन्होंने होकाई सीरीज भी पटक दी। वैसे शो का नाम होकाई था, पर होकाई के कैरेक्टर पर इन्होंने घंटा फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत फैंस इस शो से डिसअपॉइंट हुए। लेकिन अभी भी मार्वल का कंटेंट खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि इसी साल 2021 में मार्वल की एक और मूवी रिलीज होनी बाकी थी, जिसके कैरेक्टर्स हर किसी की जुबान पर थे, और इस मूवी का नाम था नो वे होम। इस मूवी का क्रेज इतना ज्यादा था जिसे वर्ड्स में एक्सप्रेस ही नहीं किया जा सकता। पहली बार अपनी लाइफ के तीनों स्पाइडरमैन्स को एक स्क्रीन पर देखना किसी सपने से कम नहीं था। भले ही आज लोग बस इसे फैन सर्विस, कैश ग्रैब बोलें, बट अगर तुम उस टाइम इंटरनेट पर थे तो तुम समझ सकते हो कि ये मूवी कितनी स्पेशल थी। और शायद इसलिए इस मूवी ने सिर्फ रिलीज के 6 दिनों में 1 बिलियन से ऊपर का कलेक्शन कर लिया, जो सच में अनबिलीवेबल था। जिसके बाद मार्वल का एक और शो आया जिसका नाम था चांद का सुरमा, आई मीन मून नाइट, जो उस टाइम बहुत पॉपुलर हुआ था और जिसे आज भी लोनली समाज अपना देवता मानता है। लेकिन अभी भी एक दिल टूटे आशिक या फिर एक जादूगर, जो भी कहना है कह लो, उसकी कहानी बाकी थी, और इस बार उसकी जिंदगी और भी नर्क बनने वाली थी। और ये थे अपने डॉक्टर विचित्र, आई मीन डॉक्टर स्ट्रेंज, और ये मूवी थी डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। लेकिन इस मूवी का नशा ऐसा था कि जब आप पहली बार देखोगे तो लगेगा कि क्या बनाया है, बट बाद में सोचोगे तो लगेगा क्या बनाया यार। ऐसे इस मूवी के डायरेक्टर सैम रेमी थे, जिन्होंने टोबी मैगवायर की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइजी भी डायरेक्ट की है, एंड हॉरर में उनके टैलेंट का कोई जवाब नहीं। बट आई थिंक मार्वल ने अपनी उंगली बीच में अड़ा रखी थी, जिस वजह से डायरेक्टर को फ्रीडम नहीं मिल पाई। जिसके बाद मिस मार्वल नाम से मार्वल का एक नया शो आया। ये शो भी ठीक ठाक ही था, लेकिन असली आग तो अब लगने वाली थी, क्योंकि इतने सालों के बाद फाइनली हमें एक और थोर की मूवी देखने को मिलने वाली थी। और पहली बार एक ऐसा विलन दिखने वाला था जिसका नाम ही काफी है किसी भी देवता को खौफ दिखाने के लिए, और इसका नाम था गोर द गॉड बूचर। और जिसके नाम में ही कसाई आता हो, उससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे कि वो गॉड्स की लाशें बिछाएगा, थोर को पहली बार अंदर तक बर्बाद कर देगा। लेकिन इसने क्या किया? कुछ नहीं, बस बच्चों को किडनैप कर लेता हूँ। मतलब सही में बच्चा चोर बना डाला भाई को। और थोर के कैरेक्टर की तो जो वाट लगाई है उसका क्या ही कहना। जी हाँ सर, ये रेप मेरी हुई थी। पर मतलब जिस मूवी के डायरेक्टर खुद पब्लिक में अगर बोल दे कि मैंने कभी कॉमिक्स नहीं पढ़ी एंड आई डोंट केयर अबाउट थोर कैरेक्टर, उस लिचड इंसान से तुम और क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। और इस आउट ऑफ द वर्ल्ड सिनेमा के बाद मार्वल का नेक्स्ट प्रोजेक्ट था शी हल्क। नहीं मतलब क्या बोलूं मैं इस पर। आज हमारे को पंडित जी बोले मौन रहिएगा, क्या करें। और इन सब का कर्जा उतारने के लिए इन्होंने इसके बाद वेयरवुल्फ बाय नाइट जैसा मास्टरपीस भी दिया, एक डिफरेंट वर्ल्ड विद वेरी डिफरेंट क्रिएचर्स। आज तक मैं उम्मीद लगा के बैठा हूँ कि मार्वल इस वर्ल्ड को और एक्सप्लोर करेगा, पर ना तो घरे जाके सुत्ती बाबू। फिर इसी साल 2022 में ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर भी रिलीज होती है, जिसे लेकर लोग काफी कंसर्न थे कि बिना ब्लैक पैंथर के कैसे इस मूवी को बनाया जा सकता है। और भाई इस मूवी के डायरेक्टर रेयान कोगलर ने जो इमोशंस पकड़े हैं लोगों के, आई कांट एक्सप्लेन। अगर किसी और ने इस मूवी को बनाया होता तो फॉर श्योर इसका फ्लॉप होना पक्का था। और 2022 का एंड मार्वल ने किया गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी के एक हॉलीडे स्पेशल के साथ, जिसके बाद एक नया साल और एक नई मूवी एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया, जो वैसे अपने आप में कुछ स्पेशल नहीं थी, बट इसका सबसे बड़ा हाई फैक्टर था कि लोकी के बाद पहली बार हमें कैंग का एक दूसरा वेरिएंट दिखने वाला था।